फ्रेंड्स, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हमने प्रियम्बल कर लिया। इस वीडियो में हमें पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र करना है। फ्रेंड्स, याद है ना, 395 आर्टिकल लास्ट आर्टिकल है। वैसे 470 आर्टिकल हो चुके हैं, 25 पार्ट हो चुके हैं और 12 शेड्यूल हो चुके हैं। तो इसी 25 पार्ट में पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। गिने चुने आर्टिकल 1, 2, 3, 4 है इसमें। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 स्टेट से रिलेटेड है। देखें क्या क्या लिखा है। आर्टिकल में 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। फ्रेंड्स, ये लाइन बहुत छोटी है लेकिन मतलब बहुत बड़े बड़े इसके। इंडिया दैट इज भारत, एक क्वेश्चन ये आता है कि आर्टिकल 1 में इंडिया को और क्या कहा गया है? दैट इज भारत। सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूनियन की जगह फेडरल यूज कर सकते थे और यूएसए में फेडरल यूज हुआ है। फेडरल का मतलब होता है संघीय। अगर फेडरल यूज करते तो राज्य में कुछ छेड़छाड़ करनी है, एरिया कम करना है, ज्यादा करना है, दूसरा अगला, तो उसमें स्टेट्स का एग्रीमेंट जरूरी हो जाता। हमने यूनियन इसलिए यूज किया है कि फ्रेंड्स देखो, ब्रिटिशर्स जब गए थे तो पार्ट ए बी सी डी में डिवाइड करके गए थे भारत को। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को ये पता था कि आगे चल के स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होगा और अगर स्टेट के हाथों में पावर दे देंगे तो स्टेट्स फिर नखरे करेंगे, वो अपने स्टेट की बाउंड्री कम करने से रोकेंगे, ज्यादा करने से रोकेंगे। इसलिए पावर जहां तक हो पार्लियामेंट के हाथ में ही जाना चाहिए, इसलिए यूनियन यूज किया है। और आगे चल के आप देखेंगे भी कि कैसे हमें अगर किसी स्टेट का एरिया कम करना है, ज्यादा करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, तो उसमें भी ऑर्डिनरी बिल से ही ये सब हो सकता है। उसके लिए स्पेशल या एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स में क्या क्या है? एक तो स्टेट जो है वो होंगे ही सही, प्लस यूनियन टेरिटरीज जो है। लेकिन सिर्फ इससे स्टेट भारत पूरा नहीं बन रहा है। गोवा आया पुर्तगालों से, सिक्किम आया, पुडुचेरी आया आज़ादी के बाद, तो ये भी तो भारत का हिस्सा है। तो इसमें आर्टिकल 1 में जरूर लिखा गया होगा इसके बारे में। तो स्टेट का मतलब होगा स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड एरिया, ये सारा भारत का हिस्सा है। ओके, अब है आर्टिकल 2। पार्लियामेंट लॉ बनाकर कोई भी नया स्टेट एडमिट कर सकता है, एग्जाम्पल गोवा, और कोई भी नया स्टेट स्टेब्लिश कर सकता है। मतलब स्टेब्लिश का मतलब ये है, एग्जाम्पल देखो फ्रेंड्स, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार हुई थी, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में इंडियन आर्मी यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ अंदर चली गई थी। फिर बाद में ट्रीटी साइन हुई, इसलिए वापस आए। अगर ट्रीटी साइन नहीं हुई होती तो इतना एरिया हम पाकिस्तान का घेर लेते, फिर ये एक नया एरिया मिल जाता, तो ये एक स्टेब्लिश हो गया एरिया। तो इसको हम नया नाम दे देते और पार्लियामेंट से हम ऑर्डिनरी बिल पास करा के इसको नया स्टेट बना देते, वो हो जाता है स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ओके, तो ये दोनों हो सकता है। ऑन टर्म्स एंड कंडीशन इट डीम्स फिट, मतलब पार्लियामेंट को जो टर्म्स एंड कंडीशन फिट लग रही हो उस हिसाब से नया स्टेट ला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब ये है कि जो सुविधाएं हम अपने स्टेट को दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है जो एक्वायर्ड एरिया है भारत में जो बाहर से टेरिटरी ऐड हुई है उसको भी हम बराबर सुविधाएं दें। अब आता है आर्टिकल 3। ये अपने ही अंदर जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उससे रिलेटेड है। अगर मान लो कोई स्टेट है, उसको उसमें से नया स्टेट फॉर्म करना है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिंपल एग्जांपल। इंक्रीज करना है एरिया, डिक्रीज करना है एरिया, अल्टर नेम, अल्टर बाउंड्री, इसको याद रखते हैं फिदा से, FIDAA। ओके, अगर ये करना है अपने एग्जिस्टिंग स्टेट्स में तो पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के तहत करती है। हमारे पास एक एग्जांपल है लेटेस्ट, तो इसको लेके चलते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाना है तो आर्टिकल 3 से बन जाएगा, लेकिन इसकी 2 कंडीशन है। एक तो प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन होना जरूरी है। देखो, प्रणब मुखर्जी ने पहले तेलंगाना बनने के लिए प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन दिया होगा अपना, उसके बाद ही ऑर्डिनरी बिल पास हुआ होगा, उसके बाद ही एक्ट बनकर आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुए थे। लेकिन जब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देते हैं तो उससे पहले जो रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर से रेफरेंस लेते हैं। प्रणब मुखर्जी ने आंध्र प्रदेश की विधानसभा से रेफरेंस लिया होगा कि बताओ, कोई भी एक टाइम दे दिया होगा और पूछा होगा बताओ आपका क्या रेफरेंस है। अगर मान लो कि आंध्र प्रदेश मना कर देता कि हमें तेलंगाना अलग नहीं करना है, फिर भी प्रेसिडेंट के ऊपर डिसीजन होता कि आपको रिकमेंडेशन देना है कि नहीं देना है। प्रेसिडेंट देखते कि बहुत दंगे हो रहे हैं, लोगों की मांग बहुत ज्यादा है तेलंगाना बनाने को, तो वो रिकमेंडेशन दे देंगे। वो स्टेट लेजिस्लेचर की अगर ना हो तो भी रिकमेंडेशन दे देंगे, और अगर हाँ है तो भी वो एक बार देखेंगे तो सही कि सच में जरूरत है या नहीं है। यानी प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन स्टेट लेजिस्लेचर के डिसीजन पर डिपेंड नहीं करता, बस एक एडवाइस ले रहे हैं वो। ओके फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 2 और 3 में बाद में पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर्टिकल 2 में दूसरे देशों से बाउंड्री एडिशन की बात हुई है और आर्टिकल 3 में एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्री में छेड़छाड़ की बात हुई है। तो आर्टिकल 2 यानी दूसरा यानी फॉरेन टेरिटरी अगर कोई आके मिली है, गोवा, सिक्किम, ये सब, और आर्टिकल 3 ऑटोमेटिक हो जाएगा अपने प्रदेश में कुछ छेड़छाड़। आर्टिकल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनता है। देखो फ्रेंड्स, आर्टिकल 2 और 3 के तहत अगर कोई स्टेट आया, एग्जाम्पल गोवा, या फिर कोई आर्टिकल 3 के अनुसार कभी स्टेट में छेड़छाड़ हुई, एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो हमें फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में सारे स्टेट के बारे में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट शेड्यूल में एक आंध्र प्रदेश का कॉलम है, उसमें लिखना पड़ेगा लास्ट में कि 2014 में हमने आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग कर दिया। यानी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, यानी फर्स्ट शेड्यूल में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली फोर्थ शेड्यूल में भी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीटों के बारे में वर्णन है। अगर आंध्र प्रदेश कट गया, तेलंगाना अलग हो गया, तो तेलंगाना को कुछ राज्यसभा सीटें देनी पड़ेंगी, आंध्र प्रदेश की सीटें राज्यसभा में कम करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो आर्टिकल 4 के 2 क्लॉज में ये लिखा है कि जो ये आप अमेंडमेंट करेंगे, ये आर्टिकल 368 वाला अमेंडमेंट नहीं होगा। 368 का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, और इसके लिए एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो हम अगर ये 2 और 3 के तहत अगर कोई स्टेट बना रहे हैं तो फर्स्ट और फोर्थ में शेड्यूल में अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा। उसमें ऑर्डिनरी बिल लाकर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, आपको 368 की जरूरत नहीं है। ओके, रीजन सिंपल है, मैंने आपको बताया कि शुरुआत में नखरे करते सारे स्टेट, तो अगर स्पेशल मेजोरिटी लाने के चक्कर में कुछ नहीं बन पाता, इसलिए सिंपल मेजोरिटी होगी, 368 आर्टिकल यूज नहीं होगा। फ्रेंड्स, अभी के अभी ये समझ लीजिए कि सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी ये क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये है कि जितने भी उस सभा में प्रेजेंट है मेंबर, उनका 50% +1 वोट मिल गया तो हमें सिंपल मेजोरिटी मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा में
500 सीटें हैं टोटल, एग्जाम्पल 500 सीटें हैं, मान लो कि 70 लोग आए हुए हैं, ठीक है, 70 लोग आए हुए हैं, तो अगर हम वोटिंग कराएं तो 50% 1+1 यानी कि 35+1 36 मेंबर्स ने अगर फेवर में वोट कर दिया तो वोट ये बिल पास हो जाएगा। अगर कोई स्टेट में छेड़छाड़ करनी है तो इसी सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगी। एक होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मैंने आपको बताया अभी, जैसे मान लो कि लोकसभा में 500 लोगों की स्ट्रेंथ है, इसमें 50% +1 स्ट्रेंथ का चाहिए। फॉर एग्जांपल 500 की टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें से मान लो कि 200 लोग आए हैं तो 101 लोगों ने वोट कर दिया, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो जाएगी? जी नहीं, ये अभी सिंपल मेजोरिटी हुई है, क्योंकि 500 का 50% 250 +1 251 वोट तो चाहिए चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्लियर करने के लिए। एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, इसमें क्या होता है 50% +1 पूरा स्ट्रेंथ का, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन 2/3 भी मेंबर्स इसके पक्ष में होने चाहिए। एग्जांपल बताता हूँ, अगर स्ट्रेंथ 500 की है तो 251 वोट मिले तो क्या एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो गई? जी नहीं, इसके लिए 2/3 मेंबर्स होने जरूरी है, यानी कि 500 का 2/3 कितना हुआ? 333 वोट मिलने ही चाहिए। जो प्रेसिडेंट हैं उनके 500 का 2/3 333 वोट मिलने चाहिए। एक होती है सुपर स्पेशल मेजोरिटी, ये आर्टिकल 61 है, जब प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट होता है तब ये होता है, तो ये अलग ही है। तो सिंपल एब्सोल्यूट एंड स्पेशल मेजोरिटी को ही देखना होता है। थैंक यू।